आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रकरण चल रहा था, आपकी कहानी वाली बुक जो है सेकंड सेमेस्टर में है, उसी को लेकर चर्चा चल रही थी। और 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि बना नहीं पाया, थोड़ा सा समय का अभाव था। तो देखिए, आज मैं आपको आकाशदीप जो है कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी काव्य रचना जो है उनके विषय में मैंने आपको वीडियो डाल दी है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं और आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे कवि भी रहे, अच्छी कविता भी हैं उनकी, और नाटक हैं, उपन्यास और कहानी जो लिखी हैं। कहानी उनकी 5 जो कहानी संग्रह हैं उनमें से जो दिया था कि आकाशदीप उनका तीसरा कहानी संग्रह है, और जिसका प्रकाशन जो दिया है आकाशदीप का वो 1929 में दिया है। आकाशदीप कैसी कहानी है जयशंकर प्रसाद की कि आदर्शवाद से प्रेरित कहानी है। आदर्शवाद से प्रेरित कहानी है जिसके सम्मुख क्या है, व्यक्तिगत सुख और सुख समृद्धि की जो लालसा है वे व्यक्ति को क्या है कि तुच्छ लगती है, और क्या करता है वह स्वयं अपने सब कुछ त्याग कर किस में लग जाता है, लोक कल्याण में लग जाता है, और उसी में उसकी जीवन की सार्थकता समझता है। यह आदर्शवाद से प्रेरित है। और जिस तरह से इसमें जो अबला है, जो अनाथ युवती है, उस अनाथ युवती की प्रेम के साथ अंतर्बंध की कथा भी इसमें जोड़ी गई है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अंतर्द्वंद चला है, पिता के हत्यारे, रूसी हत्यारे से उसने फिर प्रेम किया है, और फिर उस प्रेम जो है काम वासना से रहित है, आदर्श और उदात्त प्रेम की कल्पना की गई है इसमें। और इतिहास और कल्पित जो कल्पना उनके समन्वय के भाव से इसको बनाया गया है, और वो किस तरह से अपने प्रेम के बल पर वो दूसरे को भी सन्मार्ग पर लाकर खड़ा कर देती है, और जिससे दोनों का ही जीवन संवर जाता है, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं। और दोनों के अंदर क्या है, प्रेम है, त्याग है, बलिदान है, वो भावनाओं से दिखाया गया है। तो देखिए, जैसे इनका जो परिचय था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रमुख पात्र के रूप में, नायक के रूप में जो दिया है कि बुद्धगुप्त है, नायिका के रूप में चंपा है, और खलनायक के रूप में कौन है, मणिभद्र है, और जया जो है वो कौन है, वो आकाशदीप की जो नायिका है उसकी एक सहायक जो आदिवासी महिला है जिससे बीच बीच में बात करते हुए दिखाई गई है। और अब देखिए, आकाशदीप की अपन को देखनी है कि आकाशदीप की क्या है कथा वस्तु। आकाशदीप की जो कथा वस्तु है वो अपन थोड़ा सा निम्न बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि उन बिंदुओं से थोड़ा सा आपको लिखने में सुविधा रहेगी। वैसे मैं कथा की जो कहानी है उसको वैसे भी बता दूंगा, लेकिन उसके हिसाब से अपन समझेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखो, थोड़ा सा नोट कर लेना कि कौन कौन से बिंदु हैं। मैं उन बिंदुओं को आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ लिखिए क्या है, दोनों बंदियों की वार्तालाप। दूसरे नंबर पे क्या है, समुद्र के वातावरण का दृश्य। तीसरे नंबर पर क्या है, नायक और बुद्धगुप्त का वार्तालाप।
और चौथे नंबर पर क्या है? बुद्धगुप्त और चंपा का वार्तालाप नई द्वीप पर पहुंचना क्या है? चंपा और जया का विहार तक चंपा के द्वार कृपाण समुद्र में फेंकना बुद्धगुप्त का जन्मभूमि लौटना अब देखिए इनके माध्यम से थोड़ा सा आपको सुविधा समझने में ठीक रहेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले जो बात होती है अपनी कि जिसमें दिया है कि दोनों के बीच जो बात बताई है कि कहाँ से शुरुआत होती है कथा वस्तु वो बिंदु होता है जिसमें एक संक्षिप्त रूप में आपके तात्विक समीक्षा के अंतर्गत जो पॉइंट होते हैं उसमें पहला पॉइंट होता है। किसी भी कहानी की समीक्षा आप करोगे तो उसमें क्या है, तात्विक समीक्षा आती है। तात्विक समीक्षा में कथा वस्तु से ही प्रारंभ होता है हर चीज़। तो कथा वस्तु में जो विषय वस्तु है उसका सार रूप आप लिखते हो, तो वो थोड़ा सा समझ लो। तो देखिए पहला पॉइंट जो आपका बोल रहा है कि दोनों बंदियों की वार्तालाप से इस कहानी का प्रारंभ होता है। इसका मतलब है कि जैसे जो पोत है, पोत और पीछे क्या है, जो रज्जु से संलग्न क्या है, एक नाव दिखाई है और नाव में दो बंदी हैं, दोनों बंदी बंधे हुए हैं जो दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। अब ये बंदी कौन थे, किस स्थिति में जो बात आई है वो चीज़ मैंने आपको पिछली पाठ का वर्णन दिया था, उसमें मैंने आपको बता दी थी। तो देखो दोनों बंदियों के वार्तालाप से इस कहानी का प्रारंभ किया गया है। और बंदी जो लोग हैं वो बंदी और कोई नहीं है, एक तरफ तो कौन है, चंपा है, और दूसरी तरफ कौन है, बुद्धगुप्त है। दोनों ही बंदी क्या है, अपरिचित हैं। और अपरिचित और जो दिया है कि वातावरण जो है वो एकदम अंधकार में और आंधी तूफान और जो है समुद्र में आंदोलन क्रांति जैसे हो रही है तूफान की वजह से सब कुछ मतलब भंग हो रहा है वातावरण, तो उसी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। जिसमें दोनों बातचीत करते हैं तो दोनों की बातचीत शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, जैसे दिया है कि एक बंदी दूसरे बंदी से कहता है कि बंदी क्या है, तो दूसरा बंदी कहता है सोने दो, अभी नहीं, क्योंकि क्या है, निद्रा आ रही है। उसके बाद निद्रा खुलने पर बात करूंगा, तो वो कहता है चुप रहो, अब नहीं। इसका मतलब कहता है कि चुप रहो, लेकिन दूसरा बंदी कहता है कि फिर अवसर नहीं मिलेगा।
क्योंकि जैसे वातावरण का मौका का फायदा उठाकर हम मुक्त हो सकते हैं, तो फिर अवसर नहीं मिलेगा तो आंधी की संभावना है। दोनों बात करते हैं और यही अवसर है जब हम मुक्त हो सकते हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? दूसरा बंदी कहता है तो क्या तुम भी बंदी हो? तो कहती कि हाँ मैं भी बंदी हूँ, लेकिन धीरे बोलो, क्योंकि इस नाविक पर कह हैं 10 तो कौन है? नाविक हैं और एक प्रहरी है, कोई आवाज़ सुन लेगा। तो दूसरा बंदी कहता है कि शस्त्र मिलेगा? बोला हाँ शस्त्र मिलेगा। रज्जू को काट सकोगे? जो संलग्न पोत से संलग्न है, नाव और पोत के रज्जू को काट सकोगे? हाँ बोले काट सकूँगा। और इतने यहाँ से उनकी वार्तालाप चालू होती है और वार्तालाप होने के साथ में ही दूसरा जो बंदी है वो क्या है कि ढुलकता हुआ जाता है। और क्योंकि जो पहला बंदी है वो अपनी बंधन है उनको थोड़ा सा मुक्त कर लेता है, और मुक्त करने के बाद अपने को ढुलकते हुए, क्योंकि जो वातावरण दिखाया है समुद्र का वो थोड़ा तूफान आंदोलित और मतलब समुद्र की भंग व्यवस्था दिखाई है, जिसमें पोत और नाव का डगमगाना है, इधर उधर बंदी एक दूसरे से लुढ़कते हुए दिखाए गए हैं। तो उसी बीच जो बंदी है अपने को शिथिल करता है, उस बंदी को दूसरे बंदी को खोल देता है। अब खोलता है तो खुशी होती है, दोनों मुक्त होते हैं, दोनों मुक्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलते हैं तो फिर बुद्धगुप्त को आप मिलता है, उस समय आवाज़ सुनता है कि तुम स्त्री? तो वो चंपा कहती है कि क्या स्त्री होना बुरा बात है, बुरी बात है? बोले बुरी बात नहीं, लेकिन अब जो बात है कि यहाँ अब जो एकदम जो समुद्र का मौसम है वो बहुत गड़बड़ होता है। गड़बड़ होने के साथ में ही जो नाव के पाल वगैरह हैं वो खोल दिए जाते हैं, नाविक हैं वो सतर्क हो जाते हैं और आती है आवाज़ आती है कि आंधी के साथ में ही सारे लोग मतलब सचेत हो जाते हैं। भयंकर तूफान होता है समुद्र में, और तुर जो दिया है कि आपातकालीन तुरयक यंत्र है वो बजता है और उसी के साथ सारे लोग सचेत होता है। कोई पाल खोलता है, कोई रज्जू को संभालता है, कोई क्या खोलता है, लेकिन उन दोनों की स्थिति जो है उस अंधेरे का फायदा चंपा है वो उठाती है। वो लुढ़क कर क्या है कि दूसरे जो नाविक है उसके पास में लुढ़कती है, वहाँ से कृपाण खींचती है, कृपाण लाकर बुद्धगुप्त को सौंपती है। और बुद्धगुप्त क्या है उस रज्जू का मतलब है रस्सी, जो पोत से नाव की रस्सी बन रही थी उसको अंधेरे में काट देता है उसको, और काटने से पोत और नाव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नाव अंधेरे का फायदा उठाया, नाव पोत कहाँ गया, नाव कहाँ गई, दोनों अलग अलग हो गए। जब ये पता लगा नाविकों को, जो नाव चला रहे थे उनको पता लगा कि भाई, उन्होंने कहा कि अब जो नाव है उस पर कब्जा हमारा है। तो नाविक ने कहा कि बुद्धगुप्त तुमको किसने मुक्त किया? तो बुद्धगुप्त कहता है इसने, कि मैं तुमको फिर बंदी बनाता हूँ। बोला आप बंदी नहीं बना सकते, क्योंकि अब दोनों स्वतंत्र थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको बंदी बनाऊंगा। तो फिर दोनों में द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होने के साथ में ही जो है कौन, चंपा कृपाण किसके हाथ फेंक देती है? बुद्धगुप्त के। क्योंकि बुद्धगुप्त कौन है? बुद्धगुप्त ताम्रलिपि का वीर क्षत्रिय कुमार है, तो साहस है, हिम्मत है, बहादुर है, और मतलब जज्बा है उसके अंतर्गत। तो नाविक को वो द्वंद्व जो युद्ध हुआ है उसमें वो परास्त कर देता है, और नाविक क्षमा याचना करके उसके साथ कहता है कि मैं कोई गद्दारी नहीं करूँगा, और तुम कहाँ है कि जहाँ अब हम चाहते हैं वहाँ नाव को ले चलो। तो नाव को वो ले जाते हैं, पोत चला जाता है। इसका मतलब है कि मणिभद्र जो था वो तो अब समाप्त हो चुका है, कि वो तो जल तल में होगा। इसका मतलब है कि समुद्र में तूफान उठा है तो वो मणिभद्र तो खत्म हो गया होगा, और अब नाव पर कब्जा हमारा है। बुद्धगुप्त अपने हिम्मत, बहादुर, साहस, जज्बा से अपने नाव पर कब्जा करता है
और वो कहता है कि अब हम जहाँ कहते हैं वहाँ इस नाव को ले चलो। तो नाविक उसी के अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ समुद्र के वातावरण का दृश्य का फायदा उठाया है। इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर जो वातावरण अंधकार में हुआ है, तूफान उठा है, आंधी आई है, उसी का फायदा उठाकर दोनों बंदी अपनी नाव को और अपने आप को स्वतंत्र करा लेते हैं और नाविक जो है 10 उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद जो दिया है कि नायक और बुद्धगुप्त का वार्तालाप जो हुआ है, अभी मैंने बताया है आपको कि दोनों वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध में क्या है कि वो पकड़ता है और एक कमर पर हाथ रखता है, कृपाण को रखता है और उसको जो नाविक है उस नाविक को हरा देता है और अपनी हार मंजूर कर लेता है नाविक। बुद्धगुप्त और चंपा का वार्तालाप होता है। तो यहाँ बुद्धगुप्त ने चंपा से पूछा है कि आप कौन हो? तो उसने कहा है कि मैं मणिभद्र के जो प्रहरी थे, मेरे पिताजी जो उनकी नौकरी करते थे, तो बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, तो मैं 8 साल से इसी नाव पर पिताजी के साथ रहकर अपना जीवन चला रही थी। लेकिन जो दस्युओं ने आक्रमण किया था, वो दस्युओं के आक्रमण में मेरे पिताजी मारे गए थे। लेकिन अब मैं नाव पर बंदी बना रखी थी मणिभद्र ने। और मणिभद्र ने क्यों बंदी बनाई थी? कि उसमें काम वासना, उसने प्रस्ताव रखा था चंपा के सामने और काम वासना का शिकार बनाना चाहता था, लेकिन चंपा ने विरोध करके उसको मना कर दिया। इसीलिए मणिभद्र ने मुझे बंदी बनाकर इस नाव पर डाल दिया। उसने अपनी दुख आप बीती बता दी सारी कहानी। तो फिर लेकिन बात यह है कि अब जो बुद्धगुप्त है, ये बुद्धगुप्त वही है क्योंकि जिसने चंपा के पिताजी को मतलब मारा था। मारा, हालांकि ये लास्ट में ये कहता है कि मैंने नहीं मारा, मेरे हथियार से नहीं मारा, वो किसी और दस्यु के हाथ मारा है, मैंने उसको नहीं मारा। लेकिन ये बात वो स्वीकार नहीं करती है क्योंकि उन्होंने जब आक्रमण किया था, जब भी उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो एक तरफ तो क्या चलता है कि अपने अंदर का जो घृणा भाव है, जो प्रतिशोध की भावना है, वो उसके प्रबल मन में जागी हुई है और बुद्धगुप्त को मारना भी चाहती है, उसकी हत्या करना भी चाहती है क्योंकि उसके पिताजी का हत्यारा है। लेकिन उसकी बहादुरी, उसका हिम्मत, उसका साहस, उसका जज्बा और ईमानदारी बाद में देखकर उसके प्रति प्रेम हो जाता है और वो प्रेम ही वो घृणा भाव को समाप्त करता है। तो यहाँ चंपा सारी स्थिति अपनी बता देती है। बताने के साथ में ही दोनों लोग जो हैं, बुद्धगुप्त और चंपा, नाव को कब्जे में करके और ऐसे द्वीप पर ले जाते हैं कि जहाँ कोई नहीं है, आदिवासी लोग हैं और समुद्र के बीच में कोई द्वीप है, उस द्वीप पर वो ले जाते हैं और वहाँ क्या दिया है, नए द्वीप पर पहुँचना। तो फिर वो एक नए द्वीप पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने पूछा है कि इस द्वीप का नाम, बोले इस द्वीप का कोई नाम नहीं है। तो फिर बुद्धगुप्त क्या करता है कि इस द्वीप का चंपा द्वीप नाम देता है कि आज से मैं इस द्वीप का चंपा द्वीप देता हूँ और इस द्वीप को चंपा को समर्पित कर देता है। चंपा बड़ी खुश होती है और खुश होने के साथ ही उससे थोड़ा थोड़ा प्रेम का लगाव भी बुद्धगुप्त के साथ हो जाता है। क्या दिया है, चंपा और जया का विहार करना। लेकिन अब द्वीप पर, इससे पहले द्वीप पर पहुँचने पर चंपा है वो क्या करती है कि उसका जो कर्तव्य है कि वो कर्तव्य कौन सा दिखाया है कि आकाश में दीप जलाने का काम करती है। और आकाश में दीप जलाने का काम क्या है कि जो अभ्रक का मंजूसा है, मंजूसे में दीपक रखती है और बाँस के सहारे जो वो क्या है डोरी, उसको खींचकर वो ऊपर आसमान में थोड़ा सा पहुंचा देती है। वो दीप जलाने जिससे क्या हो कि समुद्र में भटके हुए लोग, मेरे पिताजी जैसी आत्मा है वो भटके हुए लोग, और उनको राह दिखाने के लिए अपना काम करती है और उसी को अपने भलाई समझती है। तो बुद्धगुप्त कहता है कि ये काम आपने कहाँ से सीखा? तो वो कहती है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी जब समुद्र में नौकरी करते थे पोत पर, तो जब वो समुद्र में कोई तूफान वगैरह होता था तो रास्ता भटक नहीं जाए, इसलिए वो क्या करती थी, उसकी माँ भागीरथ नदी के किनारे क्या है कि वो
जो है आकाश में दीप जलाती थी, तो पिताजी विषम परिस्थितियों को भी पार करके वो दीप का संकेत मारकर अपने घर पहुंचते थे और फिर जो माँ है उसको धन्यवाद देते थे कि आज तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई है। तो ये प्रेरणा उसको वहाँ से मिली है, इसीलिए वो आकाश दीप जलाने का काम कर रही है। तो चंपा यहाँ क्या देती है, नए द्वीप पर पहुँचने पर आकाश दीप जलाती है और उसी आकाश दीप की प्रेरणा से क्या है कि जो बुद्धगुप्त है उसके मन में आता है और फिर उसको एक क्या बना देता है, प्रकाश जो दीप स्तंभ बनाता है, दीप स्तंभ का निर्माण करवा देता है दीप पर, और उस दीप स्तंभ का निर्माण करते हैं जिसमें दोनों क्या है आराम से बातचीत करते हैं बैठकर, और जो चंपा है वो डेली उस स्तंभ दीप पर क्या है दीपक जलाती है और लोगों को अपना जो संकेत है और मार्गदर्शन करने का काम करती है। तो उसके बाद चंपा और जया का विहार करती है। तो अचानक जो है किसके, जो चंपा है, चंपा के मन में बात आती है और वो घूमने के लिए जया के साथ जाती है। जया से पूछती है कि आज ये किस तरह का माहौल और नए द्वीप में क्या है कि जो सारंगी है, बाजे हैं, ढोल हैं, नगाड़े ये किस तरह से बज रहे हैं। तो वो कहती है कि आज हमारी रानी का ब्याह है, क्योंकि सारे द्वीप जो लोग हैं द्वीप वाले और सब लोग क्या कहते थे, रानी चंपा को। तो वो कहती है कि आज हमारी जो रानी है ना उस रानी का ब्याह है। तो चंपा समझ नहीं पाई। चंपा ने कहा क्या बोल रही हो, बोला हाँ मैं सही बोल रही हूँ। इतने में ही बुद्धगुप्त नाम लेके आ जाता है और बुद्धगुप्त कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो रानी बन सकती हो और ये द्वीप तुम्हारे ही नाम से है, और मैं प्रणय का निवेदन करता हूँ और प्रणय जो है उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन यहाँ जो चंपा है अपने प्रणय को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उसकी नज़र में बुद्धगुप्त कौन है, उसके पिता का हत्यारा है। लेकिन जैसे उसने दिया है कि तुम अगर चाहो तो मुझसे शादी कर आप क्या है अपने जीवन का जो है सौंदर्य बना सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब मुझे मेरे खुद अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं आपसे घृणा करती थी, लेकिन अब मेरा जो मन है वो घृणा करते करते आपसे प्रेम कर बैठा है। और तुरंत क्या करती है कि अपने जो कृपाण छुपा के रखती थी वो हमेशा, कि बुद्धगुप्त को पता नहीं लग जाए। वो समय अनुकूल जानकर वो कभी भी बुद्ध को मार सकती थी, पिता का हत्यारा समझती थी इसलिए। लेकिन जिस तरह से प्रेम देखा है बुद्धगुप्त के अंदर और उसने, तो उस कृपाण जो है उस कृपाण को वो समुद्र में फेंक देती है। और जो बुद्धगुप्त है वो कहता है कि तो मैं अब इसको स्वीकार समझूं कि आप मुझसे प्रेम करती हो। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं अपने मन पर भी मैं विश्वास नहीं कर सकी कि मैं घृणा करती हुई कब तुमसे प्रेम कर बैठी। लेकिन मैं इस विषय में क्या है कि आपको परमिशन नहीं दूँगी। जो दिया है कि चंपा के द्वारा कृपाण समुद्र में फेंक देती है, वो उसके प्रेम को तो स्वीकार करती है लेकिन उसके साथ शादी विवाह नहीं कर सकती। तो बुद्धगुप्त का जन्म उसके बाद में जो बुद्धगुप्त है उससे कहती है कि भाई देश प्रेम जो है वो भी उनके अंदर कूट कूट के भरा है। तो कहता है कि मैं अब अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं अब मेरे जो भूमि है, देश है, वहाँ लौटना चाहता हूँ, क्योंकि ताम्रलिपि का है, दोनों ही भारत के प्रवासी हैं। तो मैं लौटना चाहता हूँ, तुम चाहती हो मेरे साथ चलोगी? तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं चलूँ। तो पूरा सामान, क्योंकि अब जो बुद्धगुप्त पहले जो डकैत था, लुटेरा था, दस्यु था, जलदस्यु, तो अब वो उस कार्यों को छोड़कर प्रेम के कारण क्या हो गया कि जो बाली है, जावा है, सुमित्रा है, सब जगह उसने व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया। और उसके बाद में अब वो अपने भारत देश की जो भूमि है, अपने देश के प्रति लगाव है, प्रेम है, तो सामान लाद कर, धन लाद कर वो वापस लौटना चाहता है। लेकिन वो कहता है उससे कि भाई तुम मेरे साथ चलो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं साथ नहीं चलूँ।
तो फिर ये अपने भारत देश लौटकर आ जाता है और वो उसी द्वीप पर चंपा रहती है और वो कहती है कि मैं जो है अब इसी द्वीप पर रहकर आकाश दीप जलाकर समुद्र में आने वाले भटकी हुई आत्मा और भटके हुए लोगों के लिए मार्ग का संकेत करने का काम करूँगी। इसी में मेरा जीवन उद्धार होगा और जो लोग हैं निरीह लोग दिखाएं, गरीब लोग दिखाएं, उन लोगों के साथ लोक कल्याण का कार्य और उनको अपना जीवन समर्पित कर देती है। इस तरह से ये कहानी है और दोनों मतलब जो बुद्धगुप्त है जब जाता है तो जाते जाते देखती है तो चंपा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो भारत देश लौटकर ताम्रलिप्ति आ जाता है। वो चंपा द्वीप पर ही रहकर सारे लोगों को अपना जीवन फिर समर्पित करती है और वहीं अपने जीवन का समाप्त भी हो जाता है। और उसके बाद आदिवासी लोग चंपा द्वीप जो है उस पर आकाश दीप में दीपक जलाकर चंपा को श्रद्धांजलि देते हैं और वहाँ उसकी स्मृति में हमेशा आकाश दीप जलता रहता है। ये कहानी थी आपकी। अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।